Hello students, good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS. मित्रों, जैसा कि हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर और पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने बात की थी वर्ब को लेकर और वर्ब के अंतर्गत हमने जो बात की है एक तो डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ वर्ब को लेकर। मित्रों, आज हम काइंड्स ऑफ वर्ब को उसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए यानी फर्स्ट टाइप का हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर अपन डिस्कस करने वाले हैं। आइए मेरे साथ में इस चीज को समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। तो फर्स्ट टाइप हमारा जो आता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मित्रों, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में जैसा कि क्या कहा जाता है आप समझ रहे होंगे, सकर्मक क्रिया। क्या कहा जाता है मित्रों? सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया होती क्या है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं किसको, इसका किस प्रकार से क्या कंसेप्ट रहता है, ये चीज अपन को अच्छे से क्लियर करनी है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए मेरे साथ में इस चीज को समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब किस प्रकार से काम करेगा, ये चीज अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और इसके जनरल कंसेप्ट को लेकर अपन समझते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं किसको है। तो हम लिखेंगे जैसे the verbs which transist or the verbs which transist or pass over the action from the subject to the object are called transitive verb। मित्रों, जैसा कि मैंने लिखा है, क्या चीज विशेष रूप से इसमें ध्यान रखनी है वो आप विशेष रूप से इस चीज को समझें। द वर्ब्स which transist, या हम कह सकते हैं pass over the action, कहां से कहां तक, from the subject to the object, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इसी चीज को अपन किस प्रकार से दूसरे तरीके से या हिंदी में इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत अगर बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, वो चीज भी अपन साथ साथ लिखते हैं। वे क्रियाएं जो कर्ता के द्वारा या कर्ता के कार्य का प्रभाव, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर डालते हैं, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। मित्रों, डेफिनेशन के अंतर्गत हम ये चीज कह सकते हैं, वे क्रियाएं जो कर्ता के द्वारा या कर्ता के कार्य का प्रभाव कहां पर डालें, ऑब्जेक्ट पर डालते हैं, वे चीज क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब ट्रांजिटिव वर्ब किस प्रकार से किस फॉर्म्स के रूप में होती है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर हम डिस्कस करते हैं, यानी एग्जांपल्स को भी अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा। और इसका जो मेजर आपको विशेष रूप से जो चीज याद रखनी है वो मैं आपको निश्चित रूप से हम एग्जांपल्स करने के बाद में डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या चीज आपको विशेष रूप से याद रखने लायक, या कह सकते हैं इसका प्रमुख रूप से आप जो ट्रिक है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स की डिस्कस किया जा रहा है। फर्स्ट है हमारा, जैसे मैंने कहा, द पियोन रैंग द बेल। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत आप मित्रों देखिए, इसमें कौन सी चीज क्या है वो चीज आप समझें। इसमें सब्जेक्ट कौन सा हुआ, द पियोन हुआ,
वर्ब क्या हुई रैंक और ऑब्जेक्ट क्या हुआ द बैज। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया या क्रिया के माध्यम से कार्य किया गया वह क्रिया क्या है, उसका प्रभाव क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। यानी वर्ब जो है रैंक वो कैसी वर्ब है, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके अंतर्गत हम बात करें तो हम कहेंगे जैसे the thief stole my car, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या चीज हुई, यहाँ पर भी यही चीज है, द thief सब्जेक्ट, स्टॉल वर्ब और माई कार क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यानी स्टॉल जो वर्ब है यहाँ पर क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंतर्गत हम बात करें जैसे रौनक wrote a letter to his father। इस एग्जांपल के अंतर्गत हम अगर बात करें मित्रों तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह चीज विशेष रूप से यहाँ पर समझनी है कि यहाँ पर रौनक क्या है सब्जेक्ट है, रॉट क्या है वर्ब है, यहाँ पर अ लेटर क्या है डीओ है और हिज फादर क्या है आईओ है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा ये डीओ और आईओ क्या है। तो मित्रों वो भी मैं चीज क्लियर कर देता हूँ। डीओ का मतलब तो क्या हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आईओ का मतलब क्या हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों ही सेंटेंस के अंतर्गत दोनों ही क्या है ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो कर्ता के द्वारा जो कार्य जिस क्रिया के माध्यम से किया जा रहा है उसका सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उस प्रकार से हम अगर बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब तीनों के अंदर तीनों सेंटेंस के अंतर्गत यहाँ तीनों क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है और सीधा सा हमें यह चीज समझ में आ जानी चाहिए। आशा करता हूं कि ये चीज मेरे द्वारा जो आपको बताई गई है एग्जांपल्स के माध्यम से डेफिनेशन के माध्यम से आशा करता हूं कि वो चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। अभी भी नहीं हुई है तो उसके लिए एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सी चीज ध्यान रखनी है, तो बिल्कुल स्टार बना करके नोट डाल करके आप इस चीज को अपने दिमाग के अंदर रखें क्योंकि यही चीज आपको ट्रांजिटिव वर्ब प्राप्त करने में मदद करेगी। कौन सी चीज है, तो यहाँ पर आप देखिए जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वहां वर्ब कैसी होगी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यानी हम कह सकते हैं क्या कहेंगे विद ऑब्जेक्ट सेंटेंस का यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वहां पर वर्ब कैसी है ट्रांजिटिव है। यहाँ पर आपको ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है विद ऑब्जेक्ट यानी वहां पर वर्ब क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है। आइए हम दूसरे पार्ट को लेकर डिस्कस करते हैं। अब सेकंड पार्ट आता है हमारा कौन सा इनट्रांजिटिव वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब को हमने डिस्कस किया। इनट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है वो भी अपन देखते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में बीच में डिफरेंस क्या है उसको भी लेकर अपन डिस्कस कर लेंगे, चर्चा करेंगे कि इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब है क्या चीज। सेकंड पार्ट आता हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत हम बात करें जैसा कि हिंदी में इसको कहा जाता है अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे मित्रों अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया जैसा कि हमने ट्रांजिटिव के अंदर लिखा था, क्या लिखा था ट्रांजिट किया पास ओवर द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस के अंतर्गत हम बात करें तो हम यहाँ पर ये चीज विशेष रूप से लिखेंगे द verbs which do not transit or pass over the action from the subject to the object are called
इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ मित्रों हमने यह चीज विशेष रूप से चीज बहुत थोड़ी सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। The verbs which do not transit, क्या ध्यान रखना है? Do not transit or pass over the action from subject to the object, subject to the object, वो चीज अपनी क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। कैसे कहलाएगी? क्या चीज इसमें ध्यान रखना है? हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्म पर यानी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट पर, या हम कह सकते हैं पास ओवर न हो तो वहां वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। वहां वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये चीज विशेष रूप से आपको इसमें ध्यान रखना है। यानी हम सीधा सा अगर कहें प्रभाव कहां पर? कर्म पर न हो या पास ओवर एक्शन न हो, कार्य के ऊपर न पड़े, ये चीज विशेष न हो, तो यहाँ पर ये चीज विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये चीज एक विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब एक्शन पास नहीं होना, कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ना, ऑब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं पड़ना, वो सारी चीज क्या कहलाएगी? वर्ब के अंतर्गत इंट्रांजिटिव कहलाएगी। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। एग्जांपल्स के अंतर्गत हम बात करते हैं तो एग्जांपल्स देखते हैं, इसके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं वो भी चीज अपन डिस्कस करते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल अपन कंपैरिजन के साथ में देखेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के साथ। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के साथ में इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगा। आइए इस चीज को अपन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके किस प्रकार से दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। वही चीज दूंगा वापस, द पियोन रैंग। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद एक साथ अपन डिस्कस करते हैं। रीता डांसेस, ठीक है ना। रौनक इज ए डॉक्टर, ठीक है ना। द डोर इज क्लोज्ड। अब मित्रों यहाँ पर इस सेंटेंस के अंतर्गत देखिए और अपन बात करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस में हम देखें सब्जेक्ट द पियोन, रैंक क्या है? वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या चीज नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कहेंगे सेंटेंस में किसी भी प्रकार का, यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस में हम देखें यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है, यानी सेंटेंस में क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सीधा सा हमें यहाँ पर ये सारी की सारी वर्ब क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव हो जाएगी। कैसी वर्ब हो जाएगी मित्रों? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत हमें विशेष रूप से जो चीज ध्यान रखनी है, वहां पर हमने लिखा था विद ऑब्जेक्ट, वहां पर कैसी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यहाँ पर उसी चीज को हम लिखेंगे विदाउट, सेंटेंस में क्या नहीं है? विदाउट ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव कहलाएगा। यहाँ पर ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है और विशेष रूप से इसको नोट कर लेना है। कॉलम बना के भी आप इस चीज को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अपने याद रखने के लिए इस तरीके को भी अपना सकते हैं। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं मित्रों, जब तक छोटे छोटे कंसेप्ट हैं क्लियर नहीं होंगे, हमारे लिए समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। और किसी प्रकार का घबराने की आवश्यकता नहीं। इंग्लिश बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, किसी प्रकार का हमारे दिमाग में ऐसी चीजें नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, यानी ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती है। ऑक्सिलरीज वर्ब को लेकर अपन डिस्कस करते हैं कि ऑक्सिलरीज वर्ब होती क्या है, ऑक्सिलरीज वर्ब किस प्रकार से काम करेगी।
आइए उस चीज को भी अपन समझते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब होती क्या है। तो ऑक्सिलरीज वर्ब के अंतर्गत मित्रों हम बात करेंगे सिंपल वे में ऑक्सिलरीज वर्ब कहते किसको है। तो ऑक्सिलरीज वर्ब के अंतर्गत हम बात करते हैं तीसरे पार्ट को लेकर। तो ऑक्सिलरीज वर्ब होती क्या है, पहले अपन ये देखते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं किसको, ऑक्सिलरीज वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरीज वर्ब यानी हम इसको कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे, सहायक क्रियाएं। क्या कहेंगे मित्रों, सहायक क्रियाएं। दूसरे शब्द में हम जैसा कि काम में लेते हैं क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या कहलाती है, हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब इज अ helping verbs, auxiliary verb is a helping verb, ठीक है ना। अब इसी के अंतर्गत हम बात करें helping verb is या कंप्लीट हम साथ में लिखे तो helping verbs are those verbs which help the main verb to form tenses। मित्रों यहाँ पर ये चीज विशेष रूप से आपको समझनी है। हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which help the main verbs to form tenses। from नहीं है, form है। form का मतलब होता है मित्रों, हम एक एक चीज को अभी डिस्कस करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो वर्ब्स होती हैं जो क्या करती हैं, हेल्प द मेन वर्ब्स की क्या करती है, मदद करती है। फॉर्म टेंसेस, फॉर्म का मतलब होता है रूप, फॉर्म का मतलब होता है रूप। टेंस के रूप बनाने में क्या करती है, उसकी मेन वर्ब के साथ में मदद करती है। वो क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। एग्जांपल्स को लेकर अपन देखते हैं कि इसके किस प्रकार के एग्जांपल्स होंगे। तो एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल है, किसी प्रकार का इसमें ऐसा ध्यान रखने के लिए बहुत ही मेजर चीजें हैं। देखिए एग्जांपल्स, दो तीन एग्जांपल्स इसके भी देखते हैं। देखिए किस प्रकार से ये काम, जैसे अगर मैं कहूँ सी कैन स्पीक English, she can speak English। I have done my work। तीसरा एग्जांपल हम बात करें, जैसे I can do it, ठीक है। He is teaching English। मित्रों यहाँ चारों के चारों सेंटेंस के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर कैन, हैव, कैन, इज, ये सारी की सारी जो है, सारी की सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में ये क्या कर रही है, मेन वर्ब को भी मदद कर रही है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, HV कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं उसको भी लेकर अपन लिख लेते हैं कि ये कौन कौन सी होती है। तो मित्रों जैसा कि आप अच्छे से परिचित होंगे ये कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, तो हम बात करते हैं ये कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत जो आती है, एक तो आती है, इसको भी अपन लिखते हैं दे आर बी। अब बी के अंतर्गत आती है इज, आर, एम, was, were, has, have, ठीक है ना, had, has, have, had, do, does, did। एक तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है, बी की फॉर्म्स कहलाती है, ठीक है ना मित्रों। और उसके साथ में अगर मैं प्लस करके लिखूं मॉडल्स, जैसा कि आपको पता ही है टोटल कितने होते हैं, 13 मॉडल्स होते हैं। वो सारी की सारी भी क्या कहलाती है, सारी की सारी हमारी क्या कहलाएगी, HV कहलाएगी। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा आपको जो चीज बताई गई है एकदम से अच्छे से सभी को क्लियर हुई होगी और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर जैसा कि हमने
वर्ब्स को लेकर जो डिस्कस किया था। फर्स्ट हमने 3 काइंड्स यानी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरीज वर्ब का हमने डिस्कस किया है। एग्जांपल्स भी हमने किए हैं। प्रैक्टिस आप करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्कआउट आप करेंगे तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी हमने बड़े ही तन्मयता के साथ में सारी छोटे छोटे जो भी कंसेप्ट थे मेरे द्वारा पूरा करने का या आपको समझाने का पूरा प्रयास किया गया। आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से वो चीज समझी होगी। और मिलते हैं अगले टॉपिक में, नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पार्ट को लेकर जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और तब तक आपसे मैं चाहूंगा अलविदा। मिलते हैं उसी प्रकार से, अक्सर मैं जैसा कि कहता हूँ, नए जोश, नई उम्मीद और नए ऊर्जा के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहूंगा। नमस्कार।